लंग कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो सकती है। कभी कभी खांसी के साथ में खून आ सकता है। आजकल युवाओं में कैफेज का बहुत चलन है और कैफे में हुक्का, ई सिगरेट्स और वेप्स का बहुत ज्यादा चलन है। उस तरह के लोगों को साल में एक बार अपना लो डोज सीटी स्कैन कराना चाहिए। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी इसका एक कारण हो सकता है। पर अभी आधे से ज़्यादा पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कभी जिंदगी में कभी स्मोक को हाथ भी नहीं लगाया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज सवाल सेहत का की इस नई कड़ी में। और आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास दिन के बारे में जो हमें स्वास्थ्य, सजगता और सांसों की अहमियत की याद दिलाता है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो लंग कैंसर से जूझ रहे हैं, उनके परिवारों को समर्पित है जो उनकी इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, और वो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक जो इस कैंसर के इलाज के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं, लंग कैंसर भी दुनिया भर की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समय रहते यदि इस बीमारी की जांच करा ली जाए या जानकारी मिल जाए तो इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि लंग कैंसर क्या है और इस बीमारी से किस प्रकार से बचा जा सकता है। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर कपिल गोयल विद राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, साउथ दिल्ली, नीति बाग से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच दिव्या। तो जैसा कि सर, आज हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे के बारे में बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिन क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और किस उद्देश्य से ये मनाया जाता है। दिव्या, वर्ल्ड लंग कैंसर डे का उद्देश्य यही है क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि लंग कैंसर बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहा है। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 75,000 नए लोग लंग कैंसर से डायग्नोस किए जाते हैं। उनमें से बिकॉज ये कैंसर बहुत ही जानलेवा है तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में लोगों को जागरूक करें कि लंग कैंसर क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको अर्ली स्टेज में कैसे डायग्नोस किया जाता है। इसलिए वर्ल्ड लंग कैंसर डे हमारे लिए एक मोमेंट है ये इस चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। सर, आज हम लंग कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो लंग कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है। इस पर आपका क्या कहना है, और लंग कैंसर के ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं अक्सर। सो एब्सोल्युटली राइट। लंग कैंसर साइलेंट किलर है क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो यूजुअली ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही होते हैं। लंग कैंसर अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में डायग्नोस हो जाए तो क्योरेबल है, लेकिन अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो इनक्योरेबल होता है एंड पेशेंट की यूजुअली डेथ हो जाती है। अर्ली स्टेजेस में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हैं। पेशेंट्स को जैसे कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो सकती है, कभी कभी खांसी के साथ में खून आ सकता है, चेस्ट पेन रह सकता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है। अगर आप ऐसे किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं इस तरह के सिम्टम्स आते हुए तो उनको नज़रअंदाज ना करें। पर्टिकुलरली अगर आप स्मोक भी करते हैं तो लंग कैंसर होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसको पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ने की कोशिश करें। तो सर, आपने स्मोकिंग की बात की कि लंग कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से भी होता है, पर आजकल ऐसा नहीं है। लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग की वजह से नहीं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी इसका एक कारण हो सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज से 10 साल पहले तकरीबन 80 से 90% पेशेंट जो हमारे पास आते थे उनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री होती थी। उन्होंने कम से कम पिछले 15 से 20 साल तक कंटिन्यूसली स्मोकिंग की होती थी। पर अभी आधे से ज़्यादा पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कभी ज़िंदगी में कभी स्मोक को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी उनमें लंग कैंसर हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है एयर पॉल्यूशन। आप तो जानते ही हैं दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन की वजह से इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑल ऑफ अस आर इनहेलिंग वर्थ 20 सिगरेट स्मोक इन अ डे। सो दैट इज अ वेरी स्केरी सिचुएशन। और साथ में ही सेकेंड हैंड स्मोक भी है। आप तो स्मोक नहीं करते, लेकिन अगर आपकी रूममेट, आपकी कोई फैमिली मेंबर या आपके ऑफिस में अगर कोई स्मोक कर रहा है, और बिकॉज आजकल सेंट्रलाइज एयर कंडीशन भी होते हैं तो इसीलिए जो सेम स्मोक पूरे एरिया में सर्कुलेट करता रहता है और करता रहता है, तो उसकी वजह से भी पैसिव स्मोकिंग होती है। इन सब कारणों की वजह से लंग कैंसर नॉन स्मोकर में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सर, जैसे स्मोकिंग की बात चल रही थी, तो आजकल युवाओं में कैफेज का बहुत चलन है और कैफे में हुक्का और ई सिगरेट्स और वेप्स का बहुत ज़्यादा चलन है।
तो इसकी तरफ बहुत युवा जो है आकर्षित हो रहे हैं और स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए ये ठीक है या नहीं है, इस पर उनको सुझाव दीजिए। दिव्या, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल ये बिल्कुल एकदम फैशन हो गया है कि हुक्का पीना है। उसको मार्केट भी इसी तरीके से किया जाता है कि ये तो हर्बल है, ये तो टोबैको फ्री है, इससे तो कोई खतरा नहीं है, इससे आदत भी नहीं पड़ेगी और ये सब बातें। उसके साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया के चलन में हमारे जो यूथ है वो भी आजकल वेपिंग करते हैं, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी है। इन सब प्रोडक्ट्स को इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है जैसे कि ये सेफ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर भी टोबैको कंटेंट होता है, इनसे भी एडिक्शन होता है। ये स्मोकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वेपिंग है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, चाहे वो हुक्का है, ये पर्सन को एडिक्शन करा सकती हैं। और स्मोकिंग रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं जैसे कि COPD या फिर एम्फिजीमा, खांसी का हमेशा बने रहना, और इवन कैंसर भी करा सकती हैं। सो नन ऑफ द स्मोकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट इज सेफ एंड आई वांट टू टेल ऑल द यूथ हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, प्लीज quit smoking as soon as possible and say no to hookah and vaping as well. तो सर, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो साइंस में भी क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम लंग कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता लगा सकते हैं? बिल्कुल। सो लंग कैंसर की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसे सभी लोग जो कि क्रॉनिक स्मोकर हैं, जो कि चेन स्मोकर हैं, जो दिन में 20 सिगरेट या उससे ज़्यादा पी जाते हैं और ऐसा करते हुए उनको 10 साल 15 साल हो चुके हैं, उस तरह के लोगों को साल में एक बार अपना लो डोज CT स्कैन कराना चाहिए। तो ये नॉर्मल CT स्कैन के कंपेयर में लो डोज CT स्कैन में रेडिएशन की मात्रा बहुत ही कम होती है और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। कई बार हमें लो डोज CT स्कैन में बहुत ही स्मॉल ट्यूमर, जो कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ट्यूमर है, जो स्टेज 1 पे है, उसका पता चल जाता है एंड देन इट कैन बी इजीली ट्रीटेड। तो सर, आजकल हमने टेक्नोलॉजी की तो बात की, इसी में हमारे पास नई और टेक्नोलॉजी और थेरेपीज आ गई जिनमें इम्यूनोथेरेपी है, हमारी टारगेटेड थेरेपी है। तो ये थेरेपीज कीमोथेरेपी से किस प्रकार से अलग हैं और ये मरीजों पर क्या प्रभाव डालता है? सो आपने बिल्कुल सही कहा। पहले टिपिकली ऐसा माना जाता था कि कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी, रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी से ही किया जाता है। कीमोथेरेपी शरीर में जब जाती है तो कैंसर सेल्स के अलावा शरीर के जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उनको भी मारने का काम करती है। उसकी वजह से कीमोथेरेपी के सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी रिसर्च आगे बढ़ती जा रही है, मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, तो हमारे पास टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शंस भी आ गए हैं। टारगेटेड थेरेपी सिलेक्टिवली सिर्फ कैंसर सेल्स को ही मारती है और नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करती है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इम्यूनोथेरेपी बॉडी के अंदर के इम्यून सिस्टम को ही एक्टिवेट कर देती है, जिससे कैंसर सेल से लड़ाई की जा सकती है। ये दोनों ट्रीटमेंट हैं, ये कीमोथेरेपी के कंपेयर में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। उस तरीके के जो डेडली साइड इफेक्ट हैं वो इन चीज़ों से देखने को नहीं मिलते हैं और इनका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्टेज 3 और 4 कैंसर पेशेंट्स भी इन से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और हम इन प्रकार के कैंसर को भी ट्रीट कर पा रहे हैं। सर, यदि किसी व्यक्ति को अर्ली स्टेज में लंग कैंसर हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो अर्ली स्टेज कैंसर वैसे तो बहुत ही कम पेशेंट होते हैं जो अर्ली स्टेज में हमारे पास पहुंच पाते हैं, बट अगर वो पहुंचते हैं तो यूजुअली उनका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, जिसमें हम कैंसर पीस को सर्जरी करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही ओल्ड है, सर्जरी के लिए नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं, बट मोस्टली इट इज़ क्यूरेबल। तो सर, आप काफ़ी सालों से एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, तो आपके करियर में कई ऐसे मरीज आए होंगे जिनका इलाज करने के बाद आपको काफ़ी संतुष्टि मिली होगी। तो कोई एक ऐसा केस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिली हो और संतुष्टि भी मिली हो? ओह एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, ईच एंड आवर पेशेंट ऑफ आवर्स हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर डिजीज इज अ वॉरियर। सबकी अपनी अपनी स्टोरी अपने अपने में इम्पॉर्टेंट है, बट चूंकि आपने पूछा तो मैं एक केस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मेरे पास एक 74 या 75 ईयर्स ओल्ड के एक अंकल मेरे पास आए थे, जिनके बच्चे इंडिया से बाहर रहते थे। तो उनको जब डायग्नोस हुआ कैंसर, तो वो ऑलरेडी चौथी स्टेज पे था। इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। फैमिली जो उनकी दिखाने के लिए आए, फॉरेन से इंडिया आए, तो वो कम्प्लीटली होपलेस थे। वो तो ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं कराना चाहते थे, पर जो अंकल थे ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडेड। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी ट्रीटमेंट होगा मैं लूँगा और मैं इस बीमारी से लड़ के दिखाऊँगा, ठीक होकर दिखाऊँगा। हमने उनके फर्दर टेस्ट किए और हमने उनको फिर इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट किया। 2 या 3 महीने के बाद ही उनकी तबीयत काफ़ी इम्प्रूव हो गई और वो चलने फिरने लग गए। अभी इस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अंकल पूरे तरीके से कैंसर फ्री हैं।
So sometimes more than medicines, it is also your positive frame of mind and also your willpower which helps you in defeating cancer. So that one case is particularly inspiring for me. तो सर जैसा भी आपने बताया कि वो अंकल इलाज ही नहीं करवाना चाह रहे थे, तो ऐसे कई लोग होंगे जो पैसों की वजह से भी इलाज नहीं करवाना चाहेंगे बिल्कुल अपना। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो इलाज है लंग कैंसर का, वो कितना अफोर्डेबल है या कितना महंगा है? अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि इसमें जो कीमोथेरेपी दी जाती है या इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, उनमें से इम्यूनोथेरेपी ज़्यादातर इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है। उनको ज़्यादातर हमें फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि यूके यूएसए से आते हैं, इसकी वजह से वे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अभी हाल ही में कुछ चाइना मेडिसिन अवेलेबल हो गई हैं जिनका कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि इंडिया में भी काफ़ी रिसर्च चल रही है और 1 से 2 साल के अंदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल्दो अभी आजकल जैसे कि कुछ स्कीम आई हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम है आयुष्मान भारत है, उसकी वजह से मरीजों को काफ़ी मदद मिलती है और अभी कुछ एनजीओज भी हैं जो हमारी मदद करते हैं। ज़्यादातर मरीजों को हम कुछ ना कुछ क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे पाते हैं, बट फिर भी किसी भी बिना हेल्प के इसका इलाज करा पाना एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो जैसे सर कोई मरीज है जो इस बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई ऐसा हेल्थ चार्ट या कोई डाइट चार्ट आप उनको बताना चाहें जो अपनी लाइफस्टाइल में वो यूज़ करें? बिल्कुल। सो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई ऑलवेज टेल टू एवरीवन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो व्हेनेवर इवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, देन ऑफ कोर्स देयर आर स्पेशल हाई प्रोटीन डाइट दैट वी प्रिस्क्राइब टू ऑल द पेशेंट। उनको ज़्यादा से ज़्यादा एग ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। प्रोसेस फूड से उनको दूर रहना चाहिए और शुगर भी अपने खाने में जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। लाइफस्टाइल के बारे में सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमें बचना चाहिए। कम से कम 30 से 40 मिनट हमें हर दिन या तो ब्रिस्क वॉकिंग करें या कोई लाइट एक्सरसाइज करें, साथ ही योगा या प्राणायाम का सहारा भी लें। इससे आपका मेंटल फ्रेम अच्छा रहेगा, आप काम एंड कंपोज रहेंगे। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो वैसे भी कैंसर होने की संभावना कम रहेगी। तो सर यदि किसी व्यक्ति को लंग कैंसर हो जाता है और उसके आसपास जो लोग रहते हैं, क्या उनको भी वो कैंसर होने की संभावना है? नहीं, एक अच्छी बात है कि कैंसर, नॉट जस्ट लंग कैंसर, एनी कैंसर, इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो सपोज अगर कोई एक व्यक्ति है जो कैंसर से जूझ रहा है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स को, उनके ऑफिस कोलीग्स को या किसी और कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों को ये नहीं फैल सकता है। इसलिए किसी भी लंग कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सर अंत में जो व्यक्ति इस कैंसर से जूझ रहा है और उसको ज़्यादा ये नहीं पता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो भी दर्शक हमें यहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी दर्शक मुझे आज यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनको लंग कैंसर के बारे में अवेयर रहने के लिए कहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो ज़िंदगी में कभी भी बीड़ी, सिगरेट या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट को हाथ ना लगाएं। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारे दर्शकों को कहना चाहिए, ना फूकूंगा ना फूकने दूंगा। टोबैको से आप दूर रहें, अच्छा खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड्स खाएं, प्रोसेस फूड को मना करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना अपनाएं और डेली कम से कम कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। सचेत रहें और जो भी आपके हेल्थ प्रॉब्लम अगर हैं, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उसको बीमारी को बढ़ने का समय ना दें, क्योंकि क्योरेबल स्टेज में, पहली या दूसरी स्टेज में अगर ये पकड़ में आया तो ये मोस्टली क्योरेबल होता है। इसलिए लंग कैंसर से डरे नहीं, बल्कि बचाव अपनाएं। तो सर लंग कैंसर से रिलेटेड और उसके बचाव से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज अ प्लेजर। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने लंग कैंसर के लक्षणों, उसके बचाव और उसकी जागरूकता के बारे में विस्तार से समझा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।